हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, एक ब्रांड न्यू सीरीज है जो कि सच में काफी ज्यादा डार्क और काफी ज्यादा खून खराबे से भरी हुई है। और मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगने वाली है, क्योंकि इसके अंदर थ्रिल भर भर कर डाला हुआ है। और इस स्टोरी का जो डार्क कॉन्सेप्ट है वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है। पर स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और स्टोरी की शुरुआत में हमें एक सीढ़ी दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद वहां पर एक आदमी का पैर रखाता है और हमें दिखता है कि कई सारे सेक्ट के लोग एक टेंपल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सभी सेक्ट के मास्टर उनके सामने खड़े होकर ये सब देखकर कहते हैं कि सच में ये वही माउंट हाउस सेक्ट है जिसको मैं जानता था। उन लोगों के सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। ये देखकर लोगों का भी दिल दहल गया था, जिनमें से एक आदमी चिल्लाकर कहता है ये काम जरूर एक डीमन का है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि माउंट हाउ को इस तरीके से खून के अंदर रंग दे। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक और आदमी कहता है कि रुको, लगता है कि वहाँ से कोई आ रहा है। और सभी को वहाँ पर एक परछाई दिखती है और वहाँ पर एक आदमी था जो कि कपकपाई हुई आवाज में कहता है कि माउंट हाउ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये देखकर वो लोग कहते हैं लगता है कि पीच ब्लॉसम स्वर्ड्समैन अभी एक जिंदा बचा है। और वो आदमी रोते हुए कहता है और ये सारा का सारा काम बस केवल एक आदमी का है। अगले पल उसके पीछे से एक ज्यादा तेज लाइट निकलती है। वो लोग देखते हैं कि उसके ऊपर हमला किया है, और ये देखकर वो लोग जल्दी से इसे रोकने की कोशिश करते हैं। और वो देखते हैं कि एक अटैक ने उसको यहाँ पर दो हिस्सों में काट दिया था। ये देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने, जल्दी से यहाँ पर अपने आप को सामने लेकर आओ। और हमें अंदर से आता हुआ एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक सर था। और वो सामने की तरफ देखकर कहता है क्या शाओलिन, वुडोंग, क्विंग चियांग और नामगोन, तुम लोगों ने तो यहाँ पर सच में काफी ज्यादा भीड़ मचा कर रखी हुई है। और उन लोगों के सामने हमारा एमसी था, और सच में वो एक साइकोपैथ है जिसने पूरे पूरे माउंट हाउ को यहाँ पर तबाह कर दिया है। वो लोग उससे कहते हैं कि चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, और आखिर तुमने इस तरीके का मैसेकर यहाँ पर क्यों कमिट किया है। ये सुनकर वो सिर खुजाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि माउंटेन हाउ के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। पर वो उसका सिर आगे की तरफ फेंकता है और आगे कहता है लगता है कि जो वो रूमर्स थे वो बिल्कुल भी सच्चे नहीं थे। और वो लोग भी देखकर घबरा गए थे कि ये माउंटेन हाउ के सेक्ट लीडर का सिर है। जिसके बाद वो अपनी तलवार उन लोगों के सामने रखता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एक पैक बना कर आए हो, इसका मतलब तुम जरूर माउंटेन हाउ से भी ज्यादा ताकतवर होगे। मैंने सही कहा ना। पर सभी सेक्ट लीडर ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वो अपने टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करना चालू करते हैं, चिल्लाकर कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हैं, जिससे माउंटेन हाउ की जितनी भी लोगों की आत्मा है उन सभी को शांति मिल सके। और वो सभी एक साथ अपने सबसे ज्यादा ताकतवर हमलों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये देखकर हमारा साइको प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सच में ये जगह काफी ज्यादा मजेदार है। पर अगले पल वो यहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है कि असल में वो यहाँ पे एक वीआर हेडसेट पहने हुए था। जिसके बाद जैसे वो उसे निकालता है तो देखता है कि असल में वो तो अपने रूम के अंदर बैठकर यहाँ पे एक गेम खेल रहा था। वो अपने सिर को पकड़े हुए कहता है कि उनका ये कंबाइंड अटैक सच में ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही था। और हमें वहाँ पर साइड में रखे हुए गेम के बारे में बताया जाता है, यानी मुरीम ऑनलाइन के बारे में, कि हाल ही में रिलीज हुआ ये वर्चुअल रियलिटी मुरीम गेम। ये अपनी ब्रुटलिटी के लिए जाना जाता है, जिसके अंदर तुम किसी के हाथ पैर या तक गला भी काट सकते हो। और सच में इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सट्रीमली वायलेंस है। इसी वजह से इसके अंदर शिकायतों का भंडार पड़ा हुआ है कि जल्दी से इस सर्वर को यहाँ पर बंद कर दिया जाए। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो कि इसकी तरह हो। और वो आगे कहता है कि अगली बार मुझे और भी ज्यादा खतरनाक से मेथड को इस्तेमाल करना होगा। पर वहीं पर टीवी में एक आदमी के बारे में बताया जा रहा था कि डोइडो कॉर्पोरेशन के मिस्टर हॉर्न यहाँ पर मिसिंग हो चुके हैं। ये सुनकर वो कहता है कि जरूर ये एक असेसमेंट होगा। पर वहीं उसके पीछे से हमें किसी के रोते हुए आवाज आती है कि प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनकर हमारा एमसी, जिसका नाम बोंगसू है, वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है और वहाँ से आवाज आ रही थी कि प्लीज मेरी मदद करो। और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो खड़ा होकर अपने पीछे रखे हुए एक हथौड़े को उठा लेता है और हमें वहाँ पर वही आदमी दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पर मिसिंग था। और हमें पता चलता है कि बोंगसू ने ही इसे यहाँ पर किडनैप किया हुआ था। वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। बोंगसू हथौड़े को अपने कंधे पर रखा हुआ बैठकर कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। वो आदमी रोते हुए कहता है कि देखो, मुझे नहीं पता क्या कर तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप क्यों किया है, पर सच में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। बोंगसू ये सुनकर उसके सामने कई सारी फोटोज लाकर पटक देता है। और जब वो देखता है कि उसमें उसने कई सारी लड़कियों को टॉर्चर किया था और यहाँ तक उनके हाथ पैर तक काट कर उन्हें फेंक दिया था, ये देखने के बाद वो आदमी भी शौक रह गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिली। बोंगसू आगे कहता है कि अगर तुमने सच में कुछ गलत नहीं किया होता तो तुम मेरा शिकार कभी भी नहीं बनते। वो आदमी रोते हुए कहता है कि पर मैं बदल चुका हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर बख्श दो। वोंगसू उसका
सिर पकड़कर उसे जोरदार का झटका देता है और कहता है, पर तुम तो यहाँ पर अपनी जान बख्शने के बारे में कह रहे हो। भले ही तुम यहाँ पर कुछ भी कहो, पर जो ये तुम्हारे शब्द हैं ये सुनने में कभी भी यहाँ पर पुराने नहीं होते। और ये कहकर वो अपने हथौड़े को घुमाकर उसे यहाँ पर मारने वाला था। ये देखकर वो आदमी क्या वो यहाँ पर मरने वाला है, वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए वोंगसू के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से वोंगसू का हथौड़ा यहाँ पर गिर गया था और वो सरकते हुए पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को यहाँ पर छुड़ा लेता है और गुस्से में वोंगसू को एक गाली देते हुए कहता है कि कमीने, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? अब तुम हो जो कि यहाँ पर मरने वाले हो। और उसने उस हथौड़े को यहाँ पर उठा लिया था, पर ये देखने के बाद वोंगसू के चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट दिख रही थी। वो आदमी हथौड़े को घुमाते हुए कहता है कि अब कीड़े मर जाओ, पर वोंगसू बड़े ही आराम से पीछे की तरफ कूदकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो आदमी ये देखकर घबरा गया था कि उसकी एजिलिटी काबू जाता है। जिसके बाद वोंगसू एक मुक्का बनाकर सीधे उसके पेट पर दे मारता है, जिस वजह से उसकी बत्ती गुल हो गई थी। जिसके बाद वोंगसू गोल घुमाकर एक लात सीधे उसके मुंह पर दे मारता है और ये किक काफी जोरदार थी कि वो आदमी पीछे जाकर गिर जाता है। उसके चेहरे पर 12 पहले से ही बजे हुए थे और अब तो यहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद पीछे से आती हुई लाइट देखकर वो वहाँ पर रेंगते हुए जाते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और वोंगसू हमें बताता है कि ज्यादातर इंसान यहाँ पर हार्बीवोरस होते हैं, पर उनमें से कुछ होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं और वो हमला कर कर उनका शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि वो उनसे कमजोर है। पर यहाँ पर मेरे लिए ये बात पूरी से अलग है, क्योंकि मैं वो हूँ जो कि उनका शिकार करता है, जो कि कार्निवोरस है। मैं एक शिकारी हूँ। और वोंगसू काफी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। और वो आदमी पीछे की तरफ जाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना। पर वोंगसू कुछ कर पाता उससे ही पहले उसके घर का दरवाजा यहाँ पर काफी जोर से टूटकर आगे की तरफ फेंका जाता है और काफी तेजी से कई सारे पुलिस ऑफिसर्स वोंगसू के घर के अंदर घुसना चालू हो जाते हैं। और वो सभी चिल्लाते हुए वोंगसू से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ। और उनका कैप्टन कहता है कि वोंगसू, किडनैपिंग, इम्प्रिजनमेंट और मर्डर, इन सभी के शक के खिलाफ पर, इन सभी के शक के बिहाफ पर तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। पर वोंगसू के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वो थोड़ा सा कंफ्यूज आंखें फाड़े हुए कहता है कि आखिर पुलिस को इस जगह के बारे में पता कैसे चल गया। तभी वो अपनी बंदूक से उसके साइड में निशाना लगाकर गोली मारता है और कहता है कि कमीने, मैंने कहा ना कि तुरंत ही यहाँ पर रुक जाओ, अगली बार मेरा निशाना चूकेगा नहीं। और वोंगसू ये देखता है कि वो गोली उसकी साइड में ही लगी थी। वहाँ पर पूरे में शांति छा जाती है और वोंगसू, जिसकी आंखें पूते से लाल हो चुकी थी, वो कहता है कि ये सिचुएशन सच में काफी सिमिलर सी महसूस हो रही है और इसी वजह से उस साइकोपैथ के चेहरे पर यहाँ पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। और वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि इस आदमी ने 6 औरतों का खून किया है, इसने उन सभी को टॉर्चर किया और सभी के साथ खेलते हुए उन सभी की फोटोज ली, जिसके बाद उन सभी को मार दिया। और पीछे जितनी भी लाशें दिख रही हैं उन सभी के कारनामे भी बिल्कुल इसी तरीके के थे और उन लोगों ने भी कई सारे लोगों का खून किया है। इसका मतलब ये आदमी किसी जानवर से भी बदतर है। ये कार्निवोरस हर दिन किसी आम इंसान का शिकार करते हैं। मैं तो बस एक शिकारी हूँ जो कि इनका यहाँ पर शिकार करता है और कुछ नहीं। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें यहाँ पर जैसे शूट करना चाहिए वो ये है, ना कि मैं। ये एक बड़ा घटिया सा कमीना है। उसकी ये बातें सुनकर वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है तो आखिर इसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो बस यहाँ पर एक साइकोपैथ मर्डरर दिख रहा है जिसने लोगों को किडनैप कर कर उन लोगों की जान ली है। ये सुनने के बाद वो समझ गया था। वो कहता है कि हाँ, आखिर मैं तो ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉप से बात कर रहा हूँ जिस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ये सोच कर वो अपने हथौड़े को घुमाना चालू करता है। वो कॉप ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ, पर वो तो जोर से अपना हथौड़ा घुमाता है और उस आदमी का सिर फोड़ देता है। और उसी समय पर वो कॉप भी यहाँ पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है और वो गोली सीधे जाकर वोंगसू को टकराती है, जिस वजह से उसकी यहाँ पर आंखें बंद होने लगी थी। वो मरते हुए सोचता है कि अगर दूसरी जिंदगी में फिर से मुझे ये मौका मिलता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो जगह जानवरों से भरी हुई हो, जिससे मैं दिल भर कर उन सबका शिकार कर सकूं, जैसे कि वो जगह बिल्कुल मुरीम की तरह हो। जिसके बाद उसकी जिंदगी का फ्लैशबैक उसकी नजरों के सामने आना चालू हो जाता है और उसे वो सारी चीजें दिखती हैं जो कि अब तक उसने यहाँ पर करी हुई थी। जिसके बाद अचानक ही यहाँ पर एक ग्लिच जैसा महसूस होता है और अचानक हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर पानी फेंका गया था और ये देखने में बिल्कुल डोंगसू की तरह लग रहा था, पर इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ, पर डेफिनेटली वो शॉट मेरे माथे में टकराया था। उसके सामने खड़ा हुआ वो आदमी कहता है कि मुझे तो लगा था कि अब तक तो तुम यहाँ पर मर चुके होगे, पर तुम अभी भी जिंदा हो। पर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो आदमी उसको देखकर गुस्से में कहता है कि ये कमीना, और वो उसकी कॉलर पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर यहाँ पर कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है, मुझे
तुम्हें मार्केट से यहाँ तक घसीट कर लेकर आने में। इसकी वजह से सच में मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने का मन कर रहा है। और वो अपना मुक्का पर उसके चेहरे के सामने लाकर रोक देता है, जिसके बाद वो उसे कोने में पटकते हुए कहता है कि अब मैं तुमसे कल मिलूंगा, वैसे भी तुम एक मरी हुई लाश की तरह ही तो हो। पर डोंग सू, जिसके अंदर यहाँ पर नफरत पल रही थी, वो एक पत्थर के ऊपर हाथ रख लेता है और खड़ा होकर जैसे उसे फेंकने के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ता है, अचानक ही उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लगा था, जैसे कि उसकी हर एक हड्डी यहाँ पर टूट चुकी हो। इसी वजह से वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि डेविड, मेरी बॉडी। और उसे एहसास होता है कि जो उसका शरीर है वो पूरे से सूखा हुआ है। ये देखकर वो कंफ्यूज था, और जब वो अपने कपड़े उतार कर देखता है तो वो कहता है कि ये मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। और सच में उसके शरीर के ऊपर मांस के नाम पर कुछ भी नहीं था। और वो कंफ्यूज था कि आखिर इसके ऊपर इतने सारे घाव क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जैसे वो बाहर की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, और इस जगह का नाम जरूर मुरीम है। और जो उसकी आंखें यहाँ पर फटी की फटी रह गई थी, अगले पल उसे एहसास होता है कि वो यहाँ पर मुरीम के अंदर आ गया है। और इसी वजह से वो यहाँ पर फूट फूट कर रोना चालू कर देता है। उसकी आंखों से आंसू यहाँ पर रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे, पर असल में ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि खुशी के थे। वो रोते हुए कहता है कि मेरी इच्छा यहाँ पर सच में पूरी हो गई। और एक आवाज आती है और बताया जाता है, तुम्हारा मुरीम ऑनलाइन के अंदर स्वागत है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बस केवल ताकतवर ही जिंदा रहता है। और ये जानकर वो बिल्कुल किसी पागल साइकोपैथ की तरह हंसना चालू कर देता है। और सच में ये काफी ज्यादा डरावना है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि एक जोरदार लात के साथ दरवाजा खुलता है और वहाँ से आवाज आती है कि सोसाम। डोंगसू के इस कैरेक्टर का नाम सोसाम है। वो कहता है मिस्टर मार्शल, और मार्शल अपनी नाक बंद करे हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, यहाँ पे कुछ है जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। वो कहता है क्या तुरंत? अभी तक असल में मैंने अस्पताल की पूरी साफ सफाई नहीं करी है। पर ये सुनते से ही मार्शल उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ बस क्योंकि डाउरिंग क्लैन तुम्हें यहाँ पर रहने खाने के लिए देती है। तुम्हारे जैसे एक अनाथ लगता है बार बार अपनी औकात भूल जाता है। तुम बस एक सर्वेंट हो, तुम्हें समझ में आया? और डोंगसू उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें एक वेपन शॉप का सीन दिखाया जाता है और वो आदमी जो कि पिछले रात हमें दिखा था, इसका नाम डोंग है, वो बोंगसू के साथ यहाँ पर आता है और ब्लैक स्मिथ उन लोगों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर आए हो, आखिर मिस्टर मार्शल कहाँ पर है? डोंग बताता है कि तुम्हें तो पता है बूढ़े आदमी, मार्शल फिनिक्स ट्रेवन के अंदर है, यानी एन के साथ फिर से। ब्लैक स्मिथ कहता है कि वैसे तो मुझे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर क्या बस केवल तुम दोनों ही हो जो कि यहाँ पर ये सब लेने के लिए आए हो? क्योंकि बस दो लोगों के लिए इस चीज को यहाँ से हिलाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। डोंग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर हमारे पास एक काफी अच्छा घोड़ा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहते थे वो वोंगसू के पेट पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिस वजह से वो खांसते हुए नीचे बैठ गया था और उल्टी कर देता है। और डोंग कहता है क्या कर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से खड़े होकर सभी वेपन्स को इकट्ठा करना चालू करो। जिसके बाद वो वहाँ से निकलते हुए बोलता है इसके अलावा फिनिक्स ट्रेवन के अंदर मुझे भी आज यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए देखकर ऐसा लगता है कि हमारे छोटे भाई वोंगसू को यहाँ पर सारी सारी हैवी लिफ्टिंग करनी होगी। वो ब्लैक स्मिथ जो कि ये सब देख रहा था, पर इसके लिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। और वोंगसू जो कि यहाँ पर सारी चीजें उठाकर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था, और सभी तलवारों की नोक यहाँ पर पूरी तरह से बैग को फाड़े जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो बैग यहाँ पर फट जाता है, जिस वजह से पूरा सामान यहाँ पर गिर गया था। जिसके बाद वो फिर से उन सभी को इकट्ठा करना चालू करता है और फिर रेंगते हुए उन सभी को आगे ले जाता है, और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कर वो उन्हें अपने घर तक लेकर आ गया था। ब्लैक स्मिथ कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, पर क्या तुम्हें थोड़ा सा आराम नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम देखकर काफी ज्यादा थके से लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कि बस तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। पर वोंगसू जिसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि वो यहाँ पर सही से चल भी नहीं पा रहा था, उसे यहाँ पर चक्कर आ रहे थे। वो कहता है कि काफी ज्यादा ठंड है, काफी ज्यादा ठंड है। और वो अपने ही मन में सोचता है कि तुम सच में इस तरीके की किसी कीड़े की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? और यही सोचते हुए वो गलती से एक बड़े से आदमी से टकरा जाता है। वो ऊपर की तरफ देखता है कि वो आदमी काफी गुस्से में घूरकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? वोंगसू कपकपाई हुई आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दो। पर अगले ही पल वो एक जोरदार मुक्का वोंगसू के चेहरे पर दे मारता है, जिस वजह से बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो सोचता है कि आखिर कब और कैसे ये सारी चीजें पूरी तरह गलत हो गई। और वो आदमी रुकता नहीं है, एक जोरदार लात उसकी छाती पर दे मारता है। और वोंगसू आगे सोचता है कि जब मेरी फैमिली यहाँ पर मारी गई थी और मैं अकेले यहाँ पर सर्वाइव कर पाया था, क्या तब चीजें खराब हुई थी? और वो आदमी अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपनी पूरी ताकत
ताकत लगाते हुए वोंगसू को अभी भी लगातार पीट रहा था और आगे सोचता है या फिर तब चीजें खराब हुई थी जब मैं डेंगरी फैमिली की गेट पर बस सर्वाइव करने के लिए नॉक किया था, या फिर मुझे लगता है कि चीजें तब खराब हुई जब इस दुनिया में मैंने जन्म लिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें खिड़की का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से उजाला आ रहा था और वोंगसू की आंखें यहाँ पर खुलना चालू होती हैं। जैसे ही वोंगसू यहाँ पर उठता है तो वो कपकपाते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि अच्छा, यानी इस आदमी का नाम सोसाम है और ये इस कैरेक्टर की वो बैक स्टोरी है जिसके अंदर यहाँ पर उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर लेकर आया। और वोंगसू आसपास देखते हुए कहता है देखकर लगता है कि इसकी मेमोरीज के लिए ये काफी ज्यादा स्टेबल था। इसका मतलब तो यही है कि जो रियल सोसाम था उसे इतना ज्यादा मारा गया कि वो यहाँ पर मर गया। जिसके बाद मैंने उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया और वहीं उसका ध्यान साइड में जाता है। वो कहता है कि रुको, आखिर ये क्या है, और उसे यहाँ पर एक सिस्टम मिलता है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि मुरीम ऑनलाइन के अंदर तुम्हारा स्वागत है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बस केवल ताकतवर ही खड़ा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हिमाचल को दिखाते हैं जो कि कटोरे में खाना लेकर घूम रहा था और वो मुंह बनाते हुए कहता है कि आखिर हर बार ये काम मुझे यहाँ पर क्यों करना पड़ता है, आखिर पूरे डार्न क्लैन के अंदर मैं अकेला ही क्यों हूँ जिसको उस कमीने की मैस को यहाँ पर क्लीन अप करनी पड़ती है। वो काम करने के तुरंत बाद जरूर सीधे अस्तबल के अंदर ही गया होगा और आखिर उसे डॉलन से क्यों टकराना था जो कि अपने सड़े हुए टेम्पर के लिए कुछ दिनों से ज्यादा ही फेमस है। इसी वजह से मैंने डोंग को जस्ट इन केस यहाँ पर बुला लिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि डैमिट, बस इस चीज के बारे में सोचते थे ही कि मेरे जैसे ग्रेट माँ चिल को और छोटे से कीड़े की देखभाल करनी पड़ रही है। सच में इस चीज की वजह से सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उसे यहाँ पर सच में मार देना चाहिए, पर वो इस चीज के बारे में सोचकर परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, ये कुछ जरूर से ज्यादा ही रिस्की है। अगर गलती से मैं यहाँ पर पकड़ा गया तो सबसे पहले मेरी गर्दन ही है जिसको यहाँ पर काटा जाएगा। और मार्शल दरवाजे पर लात मार कर अंदर आ जाता और कहता है कि इस बेवकूफ की वजह से हर बार मुझे यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है, और वो उसका खाना ऐसे ही उसके सामने फेंक कर वहाँ से जाने लगता है। वोंगसू जो कि चुपचाप से बस उसको देख रहा था वो कहता है कि इस चीज को 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से मैं यहाँ पर उठा हूँ और इस समय मैंने आसपास की हिमाचल की और साथ ही इस आसपास की दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है। पहली बात कि यहाँ पर रहने वाले लोग चाइनीज कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं पर ये चाइना नहीं है, और क्योंकि ये सब इसके मार्शल आर्ट की वजह से ऐसी फैसिनेटिंग टेक्निक्स जो कि बस केवल किसी नोबल या फिर किसी फिल्म के अंदर ही पॉसिबल हो सकती है। आसपास लोग उड़ते रहते हैं और उतने तेज भाग सकते हैं कि किसी की आंखें उसे देख ही ना पाए, और कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर मार्शल आर्ट बिल्कुल सांस लेने जैसा है और ये मुरीम ऑनलाइन का बिल्कुल रियल लाइफ वर्जन की तरह है। जो स्टेटस विंडो वो सिस्टम मुझे मिला है, ये चीज श्योर है कि ये मुरीम ऑनलाइन का स्टेटस विंडो है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है और इसे बस केवल मैं ही देख सकता हूँ। शुरुआत में इस स्टेटस विंडो की वजह से और इसके अंदर मार्शल आर्ट के एग्जिस्टेंस की वजह से मुझे लगा था कि अभी भी मैं गेम के अंदर हूँ, पर ये जगह इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि ये रियल है। यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान उसके अंदर खुद के इमोशंस है और वो लोग इस तरीके से मूव करते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। इसी वजह से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मैं एक इंसान हूँ या फिर एक प्लेयर। जिसके बाद डोंग वहाँ पर आता है और कहता है कि जरा देखो तो हमारा छोटा भाई ऐसा लगता है कि अभी भी काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है, पर कुछ लोगों को यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है और दूसरे बेवकूफों की वजह से यहाँ पर सजा दी जा रही है। तो यहाँ पर इस चीज का ही वेट कर रहे थे, मैंने सही कहा ना, तुम कमीने कहीं के। पर डोंगसू उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो खाने का बाउल जो कि उसके सामने था एक ही घूंट में पीना चालू कर देता है। ये देखकर डोंग कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या है, और डोंग कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। पर तभी बोंगसू अपने बाउल को यहाँ पर फोड़ता है और उसका एक कोना लेकर सीधे डोंग के गले में दे मारता है। डोंग को समझ ही नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और हमारा साइकोपैथ यहाँ पर जैसे उठ चुका हो। उसके गले से काफी ज्यादा खून आना चालू हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और बोंगसू उसके पास खड़ा हुआ कहता है कि डोंग, जिस बच्चे को तुम जानते थे वो काफी पहले यहाँ पर मारा जा चुका है। ये कहने के बाद वो फिर से डोंग के ऊपर हमला करता है, पर ये देखकर वो घबराते हुए जल्दी से अपने हाथ से उसके हाथ को यहाँ पर पकड़ लेता है। पर बोंगसू उस नुकीले से हिस्से को लेकर अपने दूसरे हाथ में सीधे उसके गले में बार बार मारना चालू कर देता है और पागलों की तरह किसी साइकोपैथ की तरह हंसना चालू कर देता है। सच में ये चीज काफी टेरिफाइंग थी और वो लगातार उसके गले में तब तक मारता है जब तक वो यहाँ पर मारा न जाए। पूरे में खून उड़ता हुआ दिखता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा डरावना था और इसी तरीके से यहाँ पर डोंग आखिर में खत्म हो जाता है और उसके खून की जो पिचकारी होती है बोंगसू उसके अंदर नहा गया था। वो कहता है कि ये गर्म है और जैसा कि मुझे लगा था ये जगह, इस चीज में अब कोई भी डाउट नहीं है कि ये रियल है और इस दुनिया का ग्रेट लॉ जो कि मैं इस कमीने और माँ चाकली फील करता हूँ। और हमें एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है जिसके नीचे कई सारे लोग आपस में लड़कर मर रहे थे और आगे कहा जाता है कि एक कमजोर ताकतवर का शिकार
शिकार करता है और ताकतवर सा बदला लेता है। और सच में ये जगह बिल्कुल वही है। इसका मतलब मैं अपना दिल खोलकर यहाँ पर जितना भी चाहूँ उतना शिकार कर सकता हूँ, अपने ट्रू नेचर को बिल्कुल भी ना छुपाते हुए। बिल्कुल मेरे जैसे लोगों का नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा खतरनाक से कार्निवोरस का, जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। और वो पक्का इस जंगल के अंदर फ्रीली घूम रहे होंगे, जिसे मुरीम कहते हैं। और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि जब तक ये बॉडी यहाँ पर रिकवर होगी उसके बाद मैं अपने हंट को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता हूँ। और सच में ये जमीन ट्रू प्रेडेटर्स की है और ये वो जगह है जहाँ से ये न्यू मुरीम चालू होगा। इसके बाद वो उस खून की छींटों के बीच में बैठा हुआ वहाँ पर उस लाश को ही देख रहा था और वो सोचता है यूजुअली इस तरीके के इंसान बिल्कुल भी शिकार करने के लायक नहीं होते, पर यहाँ पर एक चीज है जिसको मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ। और वहाँ पर एक बड़ा सा स्पेस ओपन हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री जो कि मुरीम ऑनलाइन के अंदर थी उसके अंदर अलग अलग स्लॉट्स बने हुए थे, जिससे मैं एक स्लॉट के अंदर एक आइटम को रख सकूं। पर यहाँ पर तो ये इन्वेंट्री एक काफी ज्यादा बड़ा सा ओपन स्पेस जैसा लग रहा है और उसके अंदर जब वो हाथ डालकर देखता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा जगह थी। और वो कहता है कि ये स्पेस लगती है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है, लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्क्वायर मीटर की जगह होगी। और इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डॉग की लाश के पास जाता है और वो सोचता है कि चीज गेम के अंदर भी इस तरीके से ही काम करती थी। जिसके बाद वो उसके चेहरे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि इसे इन्वेंट्री के अंदर स्टोर कर दो। और अगले ही पल उसके अंदर से स्पार्क निकलना चालू होते हैं और थोड़ी ही देर में वो उसके इन्वेंट्री के अंदर शक होना चालू हो जाता है और उसके आसपास जितना भी खून लगा हुआ था वो भी खिंचकर सीधे इन्वेंट्री के अंदर स्टोर होने के लिए निकल जाता है। और बोंगसू ये देखकर शौक था, कितनी ज्यादा बड़ी चीज अचानक यहाँ पर गायब हो गई। ये तो काफी ज्यादा कमाल की और यूजफुल एबिलिटी है, मैं डेफिनेटली इसको काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि रुको, क्या जिंदा चीजें भी इसके अंदर इसी तरीके से स्टोर की जा सकती हैं? और अगर वो उसके अंदर जाती हैं तो क्या उसके बाद भी वो जिंदा रहेंगी या फिर मारी जाएंगी? मुझे लगता है कि अभी और भी कई सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट है जो कि मुझे यहाँ पर करना बाकी है। जिसके अगले सुबह हमें दिखाते हैं कि दो लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे और वहीं पर डोंगसू झाड़ू लगा रहा था और वो उन दोनों को आपस में हंसकर बात करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में घूरकर लोगों की तरफ ही देख रहा था। और तभी पीछे से माँ चिल्लाता है और वो जोर से अपना हाथ घुमाता है और सीधे उसकी कनपट्टी लाल कर देता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हे, मैंने सुना है कि तुम पूते तक गूंगे हो चुके हो। ये सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज, जिसके बाद वो एक अजीब सी मुस्कुराहट हंसता है और वो उसे गाली देते हुए कहता है कि इस तरीके से यहाँ पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से अंदर जाओ और जल्दी से उस घोड़े को लेकर घुमाने के लिए लेकर जाओ। ये सुनकर वो उसके सामने सिर झुका लेता है और मार्शल काफी गुस्से में सोचता है कि डैम इट, आखिर में इस गूंगे इंसान का क्या करूँ जो कि सही तरीके से बोल भी नहीं सकता। डोंगसू जो कि उस घोड़े को लेकर आसपास घूम रहा था उसे वॉक कराने के लिए वो मार्केट देखता है कि मार्केट में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और वो आसपास चीजों को देख रहा था, जहाँ पर कोने में उसे कुछ बच्चे दिखते हैं और वो मस्ती करते हुए डोंगसू के ऊपर पत्थर फेंक देते हैं। एक पत्थर जो कि सीधे उसके सिर से टकराता है, इस वजह से उसके सिर से खून आना चालू हो गया था और वो लोग यहाँ पर उसे चिढ़ा रहे थे, तुम तो काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि अब तो ये यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, पर वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते। तभी डोंगसू जब जैसे उनको घूर कर देखता है तो उसकी आंखें उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से डरा देती है। वो लोग जैसे ही अपनी आंखें मिस कर उसकी तरफ देखते हैं तो फिर से नॉर्मल हो चुका था और बोंगसू वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, पर फिर लगातार उसके ऊपर और भी कई सारे पत्थर फेंकने चालू कर देते हैं। इस वजह से उस घोड़े को काफी गुस्सा आ रहा था और बोंगसू जो कि अंदर से अपने गुस्से को यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा कमजोर था। जिसके बाद हमें मार्शल को दिखाते हैं जो कि परेशान होते हुए कहता है कि मेरे जैसा इंसान, एक ग्रेट मार्शल, वो वेपन साफ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और वो कमीना डोंग न जाने कितने दिनों से उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, क्या वो कहीं पर जाकर मर तो नहीं गया। और यही सब सोचकर वो वेपन रूम की तरफ जा रहा था, पर तभी उसके अंदर से बोंगसू बाहर निकलता है। ये देखकर वो कहता है क्या कर अचानक कि तुम अंदर से बाहर कैसे निकल रहे हो, पर जब वो अंदर का नजारा देखता है तो वो भी सरप्राइज था, क्योंकि जितने भी वेपन्स थे उन सभी को अच्छी तरीके से पॉलिश करा हुआ था। मार्शल कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर मेरा काम कर दिया। तो ये देखकर बोंगसू अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये कहते हुए वो सच में क्रीपी लग रहा था, क्रीपी। और वो सोचता है कि लगभग ये यहाँ पर मरने का एक्सपीरियंस महसूस कर चुका है, शायद इसी वजह से ये पूते से चेंज हो चुका है। अब ये काफी ज्यादा डिलाइटली काम कर रहा है और यहाँ तक ये वो काम भी कर रहा है जिसके बारे में इसे कहा तक नहीं था। क्या ये बच्चा अब सही तरीके से एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बन चुका है? जिसके बाद बोंगसू अपने पास से छोटी सी पुड़िया निकाल कर उसे देता है। मार्शल ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, पर जब वो उसे खोलकर देखता है कि उसके अंदर कई सारे सिक्के थे, ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वसते हुए कहता है कि तुम छोटे से बच्चे, आखिरकार तुमने सीख लिया है कि आखिर दुनिया किस तरीके से काम करती है। और ये कहकर वो
उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद वो उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और इसी तरीके से लगे रहो। पर जैसे ही मार्शल वो पैसे लेकर वहाँ से जाता है, डोंगसू की हंसी उसके चेहरे से गायब हो जाती है और वो फिर से सीरियसनेस के साथ उसे देखने लगा था कि क्या बेवकूफ है। उसे चीज का रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये पैसे उसकी आफ्टर लाइफ में जाने से पहले इच्छा पूरी करने के लिए है और बिल्कुल हर दिन तुम्हारे सामने इस तरीके से झुकाने के बजाय तुम्हें इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके की होती है। और मार्शल जो कि पैसे लेकर आगे बढ़ रहा था, वो कहता है कि आज मेरा जेब पूरी तरह से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे एंगन एंगन के बजाय चोसियो के पास जाना चाहिए। और ये सोचकर उसके चेहरे पर फिर से एक विकट सी हंसी आ जाती है। और फिनिक्स टेवरन असल में एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया है, पर वो उसकी बात सुनने से पहले ही कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए यूजुअल आपकी अगर अगर ले आऊंगा। पर अगले ही पल वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या रुको चोनसियोन। मार्शल लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पर ये देखकर वो आदमी पूरी तरह से चुप हो गया था। वो कहता है कि हे, आखिर तुम्हारे चेहरे पर ये लुक किस तरीके का दिख रहा है, देखो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ। अगले पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तुम्हारे रूम में वेट करो सेकंड फ्लोर पर, मैं जल्दी से उसे लेकर आता हूँ। जिसके बाद मार्शल अपने रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि अब यहाँ पर मेरा एंटरटेनमेंट होगा। और तभी वो लड़की चोसियोन वहाँ पर आ जाती है और उसकी खूबसूरती देखकर मार्शल शौक से रह गया था। और वो कहता है कि अगर को इसकी ब्यूटी के साथ यहाँ पर जरा सा भी कंपेयर तक नहीं किया जा सकता। उसके मुंह से तो यहाँ पर लार बगरने चालू हो गई थी। वो कहता है कि आकर बैठो और वो कहती है कि रुकिए, मैं आपके लिए आपको ड्रिंक देती हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल, मुझे शराब दो। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब धीरे धीरे करके मेरे पास आओ। और वहीं पर हमें कोना दिखाया जाता है। एक कोने में छोटी सी दरार बनी हुई थी, जिसके अंदर अचानक ही एक लाल आंख दिखना चालू हो जाती है। और सच में ये सीन काफी ज्यादा क्रीपी होता है। पर फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मार्शल बिल्डिंग के अंदर जाने वाला था। ये देखकर वो सोचता है कि उसने यहाँ पे एक ऐसी लड़की को चुना है जो कि इसकी लड़की की उम्र की है। पर फिर भी वो पैसे को देखकर कहता है कि पर इस चीज के लिए पैसे लेना कोई पाप तो नहीं है। अगले पल उसे दरवाजे पर एक और इंसान की परछाई दिखती है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा स्वागत है, पर उसे देखते से वो समझ जाता है। वो कहता है कि बोंगसू, हे, पर आखिर तुम्हारे जैसे गूंगा यहाँ पर कर क्या रहा है, तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ उससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पे धक्का देकर बाहर निकालूं। पर वो अगले पल उसके सामने एक पोटली रख देता है और हिकलाते हुए कहता है कि अगर ये देखकर वो आदमी काफी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए पोटली को खोलता है। पर जब वो देखता है कि उसके अंदर कई सारे सिक्के थे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो खुशी खुशी उससे कहता है कि ठीक है, तुम सेकंड फ्लोर के सेकंड रूम के अंदर वेट करो, मैं जल्दी से अगर को लेकर आता हूँ। जिसके बाद बोंगसू, जो कि गुस्से में जल रहा था, वो आगे बढ़ना चालू कर देता है। और न जाने क्यों उसने अपने हाथ में यहाँ पर पट्टियां बांधी हुई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल का सीन दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर इंटीमेट होने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और वो कहता है कि ये मार्शल अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत बची हुई है। और उसके पीछे हमें बोंगसू की परछाई दिखती है और उसे कुछ एहसास होता उससे ही पहले बोंगसू अपनी पट्टियों में गठान बांधकर उसके गले के आसपास यहाँ पर लपेट देता है। मार्शल को समझ ही नहीं पाता कि बोंगसू लेकर उसके गले को जोर से खींचना चालू कर चुका था। उसकी यहाँ पर सांसें रुकने चालू हो जाती है। वो कंफ्यूज था, उसका गला बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के कमीने हो। उसे पता भी नहीं था कि आखिर उसके पीछे कौन है। और बोंगसू, जो कि अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, उसके मुंह से खून तक आना चालू हो चुका था। पर वो किसी भी कीमत पर मार्शल को यहाँ पर मारना चाहता था, इसलिए वो बार बार फड़फड़ाता है और लेकर उसे जमीन पर तक गिरा देता है। और समय के साथ मार्शल की सांसें धीरे धीरे करके बंद होने लगी थी और कुछ ही देर में जो उसकी आंखें होती है वो पूते से ऊपर चढ़ जाती है। और बोंगसू, जो कि पूरी ताकत लगा रहा था, उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रीपी, एक साइकोपैथिक सी मुस्कुराहट थी और वो मार्शल को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और वो सच में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा था कि आखिरकार उसने मार्शल को यहाँ पर मार दिया है। जिसके बाद वो साइड में लेटे हुए बिना कपड़ों के उस लड़की को देखता है, जो कि अभी भी सो रही थी। और उसको देखकर वो कहता है कि ये एक हार्वी बोरस है और ना ही इसके अंदर इच्छा है और ना ही ताकत है कि वो अपने आप की रक्षा कर सके। और यही सोचकर वो धीरे धीरे कर अपने कदमों के साथ आगे बढ़ना चालू करता है। और हमें दिखता है कि असल में वो एक कोने के अंदर से आया था, वही कोना जिसके अंदर से पहले वो यहाँ पर लोगों को देख रहा था। असल में उसने उसके ऊपर हाथ रखकर इन्वेंट्री का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल करते ही वो प्लैंक वहाँ से गायब हो गया था। और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि मैंने इन्वेंट्री को सही तरीके से इस्तेमाल करना प्रैक्टिस कर लिया था। सच में ये फ्यूचर हंट के लिए काफी ज्यादा ग्रेट हेल्प होने वाली है। और उसका ध्यान अपने स्टेटस विंडो के ऊपर जाता है। वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, मैंने यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स को गेन किया है। अगर तुम इस दुनिया में लोगों को मारते हो तो ये सिस्टम तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट देता है और काफी एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ मैं यहाँ पर लेवल अप भी कर सकता हूँ। और जैसे ही लेवल अप होगी तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और ताकतवर बनने से शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जब ये शिकार करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा तो मैं एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पर गेन कर पाऊंगा। इसका मतलब तो यही है कि इस दुनिया के अंदर मैं इंडेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। जिसके बाद वो किसी साइकोपैथ की तरह अपने हाथ से एक कैमरा जैसा बनाता है
और मार्शल के मरे हुए शरीर को देखता है। वो कहता है कि सच में ये कावता बड़े शर्म की बात है कि मेरे पास यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। जिसके बाद हमें गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं कि वो आदमी गेट के सामने खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो लड़की जिसका नाम अगर अगर है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाती है। वो पूछती है क्या अभी भी वो अंदर है। वो आदमी कहता है कि आखिर तुम्हें इतना लंबा समय क्यों लग गया, जल्दी करो और अंदर जाओ। भले ही वो आदमी गूंगा है पर उसने पैसे दिए हैं, इसका मतलब वो एक कस्टमर है। वो कहती है कि ठीक है और ये कहकर वो जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है। पर वो आदमी अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि इसके अलावा क्या वो लोग वहाँ पर बच्चा पैदा कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा ही, इसी वजह से उसे गुस्सा आ रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मार्शल जल्दी से अब समय पूरा हो चुका है, तुम बाहर आओ। और साथ ही चोई सोयोन से भी कहता है दूसरे कस्टमर यहाँ पर वेट कर रहे हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी आराम करने के लिए नहीं मिलेगा। पर वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। ये देखकर उसे गुस्सा आती है और वो सोचता है कि ये कमीने यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए जैसे वो फिर से चिल्लाता है अगले पल रूम से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो घबराते हुए दरवाजा खोल देता है और कहता है कि क्या हुआ। और वो उस लड़की को यहाँ पर घबराता हुआ सामने की तरफ देखता है कि उसके तो यहाँ पर 12 बजे हुए थे। और वो आदमी भी सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा शौक रह गया था कि झटके की वजह से वो भी जाकर नीचे गिर जाता है। और वो देखता है कि मार्शल के पैर यहाँ पर लटक रहे थे और असल में मार्शल ने यहाँ पर फांसी लगा ली थी। और ये देखना उन लोगों के लिए सच में काफी ज्यादा बड़ा सरप्राइज था। जिसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी जाती है हाओयुई रिवर के बारे में। तो ये चीज बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे पूरी तरह से स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्लैन के बारे में बताया गया है पर ये चीज भी बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। पर इसके अंदर एक स्क्वाड के बारे में बताया गया है यानी ब्लैक क्रो स्क्वाड की इसकी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की कैपेबिलिटीज है वो काफी ज्यादा कमाल की है। और हाल ही में ब्लैक क्रो स्क्वाड को एक नया केस मिला है। हमें उनकी बेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो स्क्रोल खोलते हुए ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। और ये ब्लैक क्रो स्क्वाड का लीडर है और इसका नाम जी ढाई हो है। और वो कहता है कि एक और मौत कि ये किसी तरीके का कोई प्लेग है। बस केवल कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी खुद की जान ले ली है। और हर बार ये एक सुसाइड रही है पर ये 1-2 महीने से बहुत ज्यादा हो रहा है और ये कुछ जरूर से ज्यादा ही अजीब है। और इसमें सबसे ज्यादा अजीब सी चीज तो ये है कि ये केस कुछ जरूर से ज्यादा ही परफेक्ट है क्योंकि जितने भी एविडेंसेस हैं और जितने भी कंडीशंस हैं अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं है जो कि सुसाइड के अलावा कहीं और पॉइंट तक गया हो। पर क्या सच में ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल हो सकती है। और वो कहता है कि आखिर इस बार यहाँ पर कौन मारा गया है तो वो बताता है कि उसका नाम मार्शल था। और वो कहता है क्या कौन से क्लैन से, क्या तुम्हारा मतलब डारिंग क्लैन से है। और वो कहता है कि आखिर और इस इंसान ने अपने आप को यहाँ पर कहाँ पर मारा है तो वो बताता है कि उसने यहाँ पर अपने आप को फिनिक्स ट्रेवरिन के अंदर मारा है। डाइयो कहता है अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। पर वो आदमी कहता है कि चीज में कोई भी जरूरत नहीं है कि स्क्वाड लीडर आपको खुद अकेले वहाँ पर जाना पड़े। वो कहता है कि नहीं, मैं खुद इस चीज को देखना चाहता हूँ। जब वो लोग उस रूम के सामने खड़े हुए होते हैं तो डाइयो कहता है कि वो यही रूम था। तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल चोसियोल और मार्शल इसी रूम के अंदर थे। और डाइयो सोचता है कि जो ये स्क्वाड का प्लेग है मुझे लगता है कि ये किसी तरीके का कोई मर्डर का काम है। पर आखिर वो कल्प्रिट इस रूम के अंदर कैसे आकर मार्शल को मारकर जा सकता है। जिसके बाद डाइयो रूम के अंदर आने के बाद पूरी फ्लोर को चेक करता है और कहता है कि यहाँ पर हर एक कोने को देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगता। इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई यहाँ पर बिना देखे अंदर आ सकता हो। पर अगर ऐसा ही है तो शायद यहाँ पर कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो रह गई होगी। तभी उसका ध्यान उस कोने के अंदर जाता है और वो सोचता है कि रुको, क्या कोई इस लॉक को यहाँ से निकाल कर फ्रीली यहाँ से निकल कर आ जा सकता है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि ये लॉग इसको निकालने का कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए वो उस ओनर से पूछता है कि मुझे बताओ कि इस ब्लॉक को यहाँ पर बिना छत से निकाले हुए यहाँ से निकाला जा सकता है। तो वो कहता है कि नहीं, इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इस लॉक को सीलिंग से काफी टाइटली यहाँ पर लॉक किया हुआ है। ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है कि अगर तुम बीम को न हटाओ तो तुम उसके अंदर से इसे निकाल सको। और ये सब देखने के बाद डाइयो सोचता है कि सच में ये एक सुसाइड है। और वो पूछता है कि दूसरे रूम के अंदर कोई था जब यहाँ पर मार्शल मारा गया था। तो वो बताता है कि हाँ, एक दूसरा गेस्ट वहाँ पर था उसी समय पर जब मार्शल यहाँ पर आया हुआ था। तो वो पूछता है कि आखिर वो कौन था। वो बताता है कि वो डारिन क्लैन का सर्वेंट है जिसका नाम बोंगसू है। जिसके बाद हमें बोंगसू का सीन दिखाते हैं जो कि घोड़े को वॉक पर लेकर गया हुआ था। उसका ध्यान अपने स्टेटस विंडो के ऊपर था कि लेवल अप करने के लिए उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस पॉइंट और चाहिए था। और वो सोचता है कि वो आदमी जिसको मैंने पहले मारा था उससे मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, उससे भी जिसको मैंने उससे पहले मारा था जरूर वो कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा। इसका मतलब किसी स्ट्रॉन्गर इंसान को मारने से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। पर अगर मैं अभी किसी प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट से लड़ता हूँ तो मैं तुरंत यहाँ पर हार जाऊंगा। यहाँ तक डारन का सबसे ज्यादा वीकेस्ट वॉरियर भी अभी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर होगा। अभी मुझे शिकार करने की जरूरत है जिससे मैं उस ब्रिज को यहाँ पर क्रॉस कर सकूं जो कि एक कॉमनर और एक मार्शल आर्टिस्ट के बीच में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने कल एक को मारा था। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोंगसू को आवाज देता है और उसके पीछे हमें और भी कई सारे लोगों को दिखाते हैं जिन्हें देखकर साफ साफ काफी ज्यादा बैड वाइब्स आ रही थी। वो कहता है कि
तुम्हें तुम्हारे एल्डर को ग्रीट करना चाहिए जब भी तुम उससे मिलते हो। पर दूसरे कहते हैं कि ये तो यहाँ पर तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। पर वो कहता है कि हे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमारा छोटा सा भाई ऐसा कुछ कर सके। और बोंगसू सोचता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर बोंगसू कितना बड़ा लूजर है, पर फिर भी ये है तो एक क्लैन का मेंबर ही। क्या वो सच में अपनी जिंदगी में इस तरीके के कम से भी पिटता आया है? और वो आदमी बोंगसू के पास आकर उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि सच में तुम यहाँ पर हम लोगों को इग्नोर कर रहे हो। देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों को थोड़ी सी प्राइवेट चैट करने की जरूरत है। और ये कहकर वो उसे उस एली के अंदर लेकर आ जाते हैं। बोंगसू सोचता है कि मुझे इन्हें यहाँ पर मार देना चाहिए, देखने में वैसे भी ये एक सुसाइड लगेगा। अगर मैं इनकी बॉडी को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल देता हूँ और बाद में कहीं और जाकर फेंक जाता हूँ तो शायद ये चीज पॉसिबल है। पर अगर मैं यहाँ पे कोई सीन बनाता हूँ तो मेरे पकड़े जाने की काफी ज्यादा रिस्क है। और ऐसा भी नहीं है जैसे कि इनको मारकर मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अभी के लिए मैं इनसे बस यहाँ पर फिट कर रह जाता हूँ, मैं इनसे बाद में निपटूंगा। और वो लोग बिल्कुल वैसा ही करने वाले थे, यानी बोंगसू को बहुत बुरी तरीके से पीटने वाले थे। पर तभी परछाइयों से एक आदमी निकल कर आ जाता है जो कि उसे ऑर्डर देता है कि रुक जाओ। और वो आदमी कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उसे और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर लेकर आना। और वो लोग जांग हो को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि सर आप। बोंगसू उसे देखकर कहता है क्या जांग हो? और वो उसके घोड़े पर हाथ फेरते हुए कहता है कि सच में ये तो कितना ज्यादा अच्छा घोड़ा है। और जांग हो कहता है कि हमारे डार्क सोसाइटी के लीडर सच में एक ऐसा इंसान है जो कि घोड़ों के लिए पूरा सा पागल है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ये घोड़ा उन्हें एज अ गिफ्ट दूं तो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों आखिर तुम क्या सोच रहे हो? और ये कहते हुए वो अपनी खाली नजरों से बोंगसू की तरफ देख रहा था। बोंगसू उसकी नजरों में उसकी किलिंग इंटेंट को देखकर समझ जाता है कि शुरुआत से ही उनका ये गोल था कि वो प्लान कर रहे थे कि वो मुझे यहाँ पर मारकर मेरा घोड़ा यहाँ पर ले लेंगे। पर दिक्कत की बात तो ये है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक गलत इंसान को चुन लिया है शिकार करने के लिए। और जांगो उससे कहता है लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कई सारी चीजें चल रही हैं, पर मैं एक ही चीज तुमसे दो बार नहीं पूछूंगा। बोंगसू कहता है अगर ऐसा है तो बस मुझे मार दो, अगर तुम यहाँ पर दो बार परेशान हो क्यों रहे हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हे, आखिर तुम कैसे बात कर सकते हो? पर बोंगसू अपना हाथ उसकी तरफ घुमाता है और साथ इन्वेंट्री के अंदर से एक खंजर निकाल लेता है। और जोंगो को समझ पाता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। उससे ही पहले वो खंजर सीधे उसकी गर्दन के अंदर जाकर बैठ गया था। वो सीधे अपने गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? और उसकी गर्दन से खून रिसना चालू हो चुका था। और अगले ही पल वहाँ पर काफी तेज लाइट चमकना चालू हो जाती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और बोंगसू के अंदर से काफी ज्यादा तेज लाइट निकल रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और मुरीम ऑनलाइन के अंदर उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि वो लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच चुका था। और जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो बोंगसू सच में देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना सा लग रहा था। और वो लोग ये देखकर घबराते हुए कहते हैं कि ये एक डीमन है, ये एक डीमन है, जल्दी से यहाँ से भागो। सभी लोग जल्दी से इस कमीने डीमन को यहाँ पर मार दो।